हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कर पढ़ी थी और हमने गैसियस और कंसनट्रेटेड टर्म्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को लिखना सीखा था। अब देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट ये है कि भाई अब अपने सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है। अगर मान लो कि कभी सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाता है या इससे ज़्यादा कोई ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बता देता हूँ। उससे आप कोई भी ऑर्डर की इक्वेशन को बना सकते हो। 1/at की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 kT। ये इक्वेशन बनती है nth ऑर्डर के लिए। अब मान लो कि जैसे आपको जीरो ऑर्डर की इक्वेशन बनानी है, तो अब आप ज़ीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू को पुट करोगे 0, तो 1/at की पावर 0-1 माइनस 1/a0 की पावर 0-1 इज इक्वल टू 0-1 इंटू में kT। अब किस नीचे पावर -1 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, at माइनस ये भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा a0 इक्वल टू माइनस kT। अब इस माइनस को आप यहाँ लेके आते हो तो आपके पास टर्म बन जाएगी a0 माइनस at इज इक्वल टू kT। और बच्चों, जब हमने ज़ीरो ऑर्डर का डेरिवेशन किया था तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन यही बनी थी। तो आप ये nth ऑर्डर की इक्वेशन को यूज़ करके किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन को बना सकते हो। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये n इज इक्वल टू 1 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कि भाई अगर क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पे लगाते हैं तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, बस आपको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन ध्यान रखनी है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान रखनी है। आप इससे किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन को फिर आप बना सकते हो। अब मान लो कि आपको वो ये कह देता है कि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए आप n की वैल्यू को रखोगे 2। अब इस केस के अंदर 1/at की पावर 2-1 माइनस 1/a0 की पावर 2-1 इज इक्वल टू 2-1 kT। अब आप 1/at इसको सोल्व कर दो, 2-1 1 रह जाएगा, माइनस 1/a0 इज इक्वल टू kT। 2-1 1 हो जाएगा। अब कई आप टर्म्स को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, at को आप a माइनस x भी लिख रहे थे, पावर कितनी आ रही थी 1 माइनस 1 आप इसको आप स्मॉल a भी लिख सकते हो, पावर 1 इक्वल टू kT। तो आप सेकंड ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन भी लिख सकते हो और ये इक्वेशन भी लिख सकते हो। फॉर सेम पैटर्न आप जब n की वैल्यू को 3 रखोगे तो थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी। तो आप इससे कोई भी ऑर्डर की इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आ जाता है और वो ग्राफ पूछ लेता है। अगर मान लो कि ग्राफ सेकंड ऑर्डर का है तो अब हम इससे इक्वेशन से ये डेरिवेशन बना लेंगे। फिर वैसे ही y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो अब इस टर्म को वहाँ पे ले जाते हैं और ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, तो 1/a माइनस x माइनस kT इज इक्वल टू 1/a। अब आप फिर ग्राफ बना सकते हो टर्म को यूज़ करके। ये 1/y हो जाएगा, ये y हो जाएगा हमारे पास, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो 1/a और t के बीच में ग्राफ बना सकते हो, ये इंटरसेप्ट होगा और स्लोप की वैल्यू माइनस के आएगी, जो हम 5-7 ग्राफ पहले बना चुके हैं। आप वो ग्राफ इजीली बना सकते हो। तो ये बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन है nth ऑर्डर की, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आप ऐसे ही हाफ लाइफ पीरियड की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को जनरेट कर सकते हो इससे। अब मान लो कि हमने हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर की इक्वेशन बनानी है। तो हाफ लाइफ पे
ए टी किसके इक्वल होता है, ए नोट बाय 2 के। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हाफ लाइफ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बचती है, ए बाय 2। तो अब ए टी की वैल्यू को ए नोट बाय 2 हम इसमें पुट कर देते हैं और हमारे पास nth ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी हाफ लाइफ की। तो देखो 1 बाय ए टी की जगह क्या पुट करेंगे, ए नोट बाय 2, इसकी पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय ए नोट की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 के टी 1 बाय 2, क्योंकि हम टाइम कौन सा लेके चल रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो अब जब इसको सोल्व करते हैं तो ए नोट की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए नोट की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय ए नोट की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 के टी 1 बाय 2। हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो टर्म कॉमन आ सकती है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बाय ए नोट की पावर n माइनस 1 ये कॉमन आ रहा है इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बच रहा है और ये इक्वल आ रहा है n माइनस 1 के इंटू टी 1 बाय 2 के। तो ये nth ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है हाफ लाइफ की। अब देखो मान लो कि कई बार वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि भाई जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं। मान लो वो हमारे को ये क्वेश्चन कह देता है, फॉर विच ऑर्डर हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन। भाई किस ऑर्डर के लिए, मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है, किस ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यूज़ को पुट करते हैं और फिर देखते हैं हम इसमें। भाई अब हमने n की वैल्यू को जब 0 पुट किया, फॉर n इज इक्वल टू 0, देखो ये तो कांस्टेंट टर्म आएगी, आप पावर रखोगे तो कांस्टेंट आ रही है। तो n इज इक्वल टू 0 जब पुट कर रहे हो तो 1 बाय ए नोट की पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी ली है 0, तो क्या आ जाएगा -1 इंटू में 2 की पावर 0 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा -1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 के इंटू टी 1 बाय 2। अब देखो इस फैक्टर को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या रेसिप्रोकल है। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो 1 बाय पावर माइनस की है, ये ऊपर जाके प्लस होएगा, तो इसका मतलब है कि फॉर 0 ऑर्डर जो T1 बाय 2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। अब जब आप n की वैल्यू को 1 पुट करते हो तो उसके बाद 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर T1 बाय 2 इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, कि भाई जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए T1 बाई 2 है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। भाई जब आप n की वैल्यू को 1 रख रहे हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे टर्म बचेगी ही नहीं। तो अब आप फिर सेकंड ऑर्डर के लिए ट्राई करो। अब मैं n की वैल्यू को 2 रख रहा हूँ, फॉर n इज इक्वल टू 2, मतलब सेकंड ऑर्डर। तो 1 बाय ए नोट की पावर 2 माइनस 1 इंटू, आप बाकी फैक्टर सोल्व कर लो सारे के सारे,
अब ये पावर क्या रह रही है 2 - 1 1, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ऑर्डर रेसिप्रोकल में आता है और सिंपल पावर के अंदर आता है। तो 1/A0 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, कंसंट्रेशन की सिंगल पावर के। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो आता है वो आप इसको यूज़ करके सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड केस हैं ये दोनों, ये आपने ध्यान रखने हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। ओके, इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि हमें कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम रेट इक्वेशन, रेट लॉ को फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं और रेट कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स of determining order, rate constant and rate of reaction। अब देखो सबसे पहला जो मेथड हम स्टडी कर रहे हैं वो है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। देखो बच्चों इसमें हमने क्या करना है, नेम इंप्लाई कर रहा है कि हमने ना डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करनी है। डिफरेंशियल का मतलब डी और डेल्टा। डी और डेल्टा वाली जो इक्वेशन है उनको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उनको यूज करके हमने ऑर्डर, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है। अब देखो जैसे मान लो कि वहां पे हमने ये लिखा था कोई भी रिएक्शन के लिए ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो इसके लिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था। देखो रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1 बाय करते हैं तो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 1 ही रहेगा, माइनस डी ऑफ ए बाय डी टी विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए प्लस डी ऑफ बी बाय डी टी विच इज इक्वल टू, लेट मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो ये किसके इक्वल आएगा, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1, क्योंकि ऑर्डर कितना है 1। तो अब यहां से जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड केस में लिखते हो तो स्टैंडर्ड केस में मैं ये लिख सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर n। भाई जीरो ऑर्डर का है तो पावर कितनी करोगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर के लिए पावर कितनी करोगे 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1, सेकंड के लिए 2 एंड सो ऑन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर किसके, n के। अब अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हो, अब कई बार इसमें से क्वेश्चन ग्राफ का भी आ जाता है, वो ये कह देता है कि बताओ ये ग्राफ जो है वो किस ऑर्डर के लिए बन सकता है। तो भाई अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट यूज कर रहा हूं कोई भी, तो अगर ये ग्राफ ये ऐसे आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर ग्राफ ये बन रहा है तो अब आप देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या रह रहा है हमेशा कांस्टेंट। भाई हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कहां पे लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे, और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है, फिक्स। तो अब किस ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर आप क्या करो, आप डिफरेंट एन की वैल्यूज को पुट करके देखो। भाई अगर मैं यहां पे एन की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0, भाई अगर n की वैल्यू 0 है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल आता है सम कांस्टेंट k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 0।
किसी की भी पावर 0 करते हो तो क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या रह जाएगा k। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि भाई ये जो ग्राफ है ये किसके लिए बनेगा, जीरो ऑर्डर के लिए। इसके बाद बच्चों अगर मान लो कि ग्राफ जो है वो कुछ हमारे को ऐसे बना के दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ली हुई है, और मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन ए की पावर मैंने 1 ली हुई है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन की पावर 1 करके ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो अब आप देखो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल आ रहा है कांस्टेंट k इंटू में a की पावर, अगर मैं पावर को 1 लेता हूं तो भाई अगर पावर 1 ले रखी है तो अब वैसे ही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो इंटरसेप्ट को मान लेते हैं 0 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन y एक्सिस पे ले रखा है, कंसंट्रेशन x एक्सिस पे ले रखी है, स्लोप किसके इक्वल होगा m के लिए। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन की पावर 1 के बीच में ये ग्राफ बन रहा है, तो ये ग्राफ शो कर रहा है हमारे को कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो आप ऐसे ही फिर नेक्स्ट ग्राफ बना सकते हो। मान लो हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बन रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन की पावर 2 का जो ग्राफ है वो ये बन रहा है। भाई अब रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन की पावर 2 का ग्राफ अगर ये बन रहा है तो फिर आप देखो कि जैसे अभी हमने लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल आता है k इंटू में a की पावर 2 फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो भाई अगर रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का स्क्वायर करके ग्राफ ये बन रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डाटा गिवन है या जो ग्राफ दे रखा है वो किसका होगा, सेकंड ऑर्डर का। तो बच्चों ये फर्स्ट मेथड है डिफरेंशियल रेट मेथड, जिसको हम ग्राफ की हेल्प से ये बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ। अब देखो मान लो कि वो हमारे को ये कुछ नहीं बता रहा और उसने ये बता दिया हमारे को, ये ग्राफ दे दिया और कह रहा है बताओ ये ग्राफ कौन से ऑर्डर का हो सकता है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको रेट की इक्वेशन बनानी है nth ऑर्डर के लिए। आप फिर देखो कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये टर्म्स बन सकती हैं, और इक्वेशन हमारे पास यही आ सकती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ओके तो इसके बाद देखो अब सेकंड मेथड है इनिशियल रेट मेथड। देखो बच्चों इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करते हैं, मान लो कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं और ये मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं C, A और B आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं C। तो इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करते हैं कि हम कंसंट्रेशन ऑफ A को तो कर देंगे फिक्स एक टाइम पे, एंड ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ B we will see change in rate of reaction। भाई पहले हम क्या करते हैं, एक की कंसंट्रेशन को फिक्स कर देते हैं और दूसरे को वेरी करते हैं और देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम कंसंट्रेशन ऑफ बी को फिक्स करते हैं एंड वी विल सी change in rate of reaction on changing concentration of A। भाई हम अब पहले बारी क्या करेंगे कि एक को फिक्स कर देंगे दूसरे को वेरी करेंगे और फिर देखेंगे कि रेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर दूसरी बारी हम क्या करेंगे
कि दूसरे को फिक्स कर देंगे और पहले को चेंज करके देखेंगे कि रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इसके क्वेश्चन जो हैं वो हमने टेबल वाले पहले करे भी थे। अब यहाँ पे हम इसका एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मान लो कि हमारे को उसने ये टेबल में डाटा दे रखा है और वो ये कह रहा है कि 2a प्लस b ये रिएक्ट करके c प्लस d बना रहे हैं, और वो हमारे को ये कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ a, उसने एक ऐसे बार बना रखी है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है। अब वो हमारे को ये कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1 है और कंसंट्रेशन ऑफ B 0.1 है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 6 × 10⁻³ है। फिर वो हमारे को ये कह रहा है कि जब A की कंसंट्रेशन 0.3 है, B की कंसंट्रेशन 0.2 है, तो रेट 7.2 × 10⁻² है। फिर वो कह रहा है कंसंट्रेशन 3 0.4, तो रेट 2.88 × 10⁻⁻1, और फिर एक दे रखा है उसने 0.4 और 0.1, 2.4 × 10⁻²। अब उसने हमारे को ये कहा है कि इसमें हमने ऑर्डर रेट की इक्वेशन सब ड्रॉ करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से सोल्व करते हैं। अब हमने 2 बार ऐसे यूज़ करने हैं जिसमें एक टर्म तो कांस्टेंट हो और दूसरा वेरी कर रहा हो। तो बच्चों देखो फर्स्ट और फोर्थ में, भाई अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो फर्स्ट और फोर्थ में बी तो क्या है, कांस्टेंट, और बी की वैल्यू कितनी है 0.1, बी कांस्टेंट है। अब देखो ए कितना हो रहा है 4 टाइम्स, भाई हम B को रख रहे हैं फिक्स और A को कर रहे हैं 4 टाइम। तो अब देखो रेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप पहले पावर सेम करो, ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऐसे करो, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, कि हमारे पास जो 10 है कि पावर जो है वो सेम हो जाए। अगर मैं इस टर्म को 2.4 × 10⁻², यहाँ कितना है 10⁻³ अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 24/10 × 10⁻², तो अब ये पावर 1 है ऊपर जाके माइनस, तो 24 × 10⁻³ तो अब आप क्या करो, अब आप देखो कि रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। भाई आप इस फाइनल को इससे डिवाइड करोगे तो 24 × 10⁻³ बाई 6 × 10⁻³, तो जब कंसंट्रेशन 4 टाइम हो रही है तो रेट भी कितना हो रहा है 4 टाइम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप सोचो, पहले मैं एक रेट की स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेता हूँ। रेट जो है वो इक्वल है सम कांस्टेंट के इंटू ए की पावर सम अल्फा इंटू बी की पावर सम बीटा। भाई अब बी को क्या कर रहे हैं, अब देखो रेट की दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं हम, बी को क्या रख रहे हैं फिक्स, बी को तो हमने रख दिया फिक्स, लेकिन हमने ए को क्या करा 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो फिर क्या आ जाएगा 4a पावर कितनी आ रही है अल्फा। तो अब देखो फैक्टर आगे कितना आ रहा है 4 की पावर अल्फा के इंटू ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा। अब ये किसके इक्वल है रेट 1 के। अब देखो जब हम b को फिक्स रख के a को 4 टाइम करते हैं तो रेट कितना हो जाता है 4 टाइम। तो अब रेट 2 रेट 1 के 4 टाइम कब आ सकता है, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो 1। भाई तभी फैक्टर 4 बचेगा, अगर 2 ले लिया तो फैक्टर कितना हो जाएगा 16। तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर अल्फा की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू ए तो हमें ऑर्डर पता लग गया, वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब सेम बेसिस पे हम दूसरे बार यूज़ करके बी के लिए ऑर्डर फाइंड करते हैं। अब देखो आप सेकंड और थर्ड को देखो, जो सेकंड और थर्ड लाइन है इसमें ए क्या रह रहा है कांस्टेंट,
भाई a की वैल्यू कितनी है 0.3, इसको अब रब कर लो, ये हो गया सोल्व। अब हम b के लिए सोल्व करते हैं इसको। भाई अब सेकंड और थर्ड में a क्या रह रहा है कांस्टेंट। अब देखो b को क्या कर रहे हैं डबल, 0.2 से कितना कर रहे हैं 0.4। तो अब देखो रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले क्या करोगे, फिर वही पावर सेम करो। तो एक तो हमारे को उसने क्या बता रखा है 7.2 इंटू 10 की पावर -2, ये तो है सेकंड के लिए रेट, और थर्ड के लिए कह रहा है वो 2.88 इंटू 10 की पावर -1। तो इसको 28.8 बाई 10 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, ये पावर ऊपर जाके माइनस, तो 28.8 इंटू 10 की पावर -2। ये किसका है रेट है 3 का। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, 28.8 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 7.2 कैंसल, क्या आ रहा है 4। इसका मतलब क्या है कि भाई जब हम B की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट कितना हो जाता है 4 टाइम। अब हम रेट की थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो A कांस्टेंट रख रहे हैं, B को डबल कर रहे हैं। अब फैक्टर आगे आ रहा है 2 बीटा K इंटू A की पावर सम अल्फ़ा इंटू में B की पावर सम बीटा, ये आ गया रेट 1। अब देखो कि रेट 1 और 2 में क्या रिलेशन है। भाई जब हमने A को फिक्स रखा और हमने जब B को वेरी करा तो रेट कितना हो रहा है 4 टाइम हो रहा है। अब फैक्टर 4 टाइम कब बच सकता है, फैक्टर 4 टाइम तब आ सकता है जब बीटा की वैल्यू कितनी हो 2। भाई फैक्टर आगे 4 तभी आएगा जब 2 की पावर 2 होगी, तो इसका मतलब है बीटा की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे से स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बन रही है कि रेट जो है वो इक्वल आएगा K इंटू A की पावर 1 इंटू B की पावर 2। ये हमारे पास रेट की इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो बच्चों, अगर वो ये कह दे कि फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, तो विद रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर कितना है 1। अगर वो ये कह दे कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, तो विद रिस्पेक्ट टू B ऑर्डर कितना है 2, और ओवरऑल ऑर्डर कितना है 3। 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। अब इस पे से मैक्सिमम क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो आपको ये कह दे आखिरी में कि बताओ रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, इस पूरे टर्म के लिए। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो उसने बता रखे हैं हमारे को, अब सिर्फ हमारे से वो ये पूछ सकता है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। रेट ऑफ रिएक्शन ये इक्वल आ रहा है K इंटू A की पावर 1 इंटू B की पावर 2, हमारे पास ये बन रहा है। अब इसके बाद वो हमारे को ये कह दे कि बताओ K क्या आएगा। अब देखो बच्चों, हमने लास्ट टाइम भी ये पढ़ा था कि अगर आप किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं करते तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो। ये मैंने आपको बताया भी था कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है अगर आप टेम्परेचर को फिक्स करके चल रहे हो। भाई उसने टेम्परेचर मेंशन ही नहीं कर रखा, तो इसका मतलब है कि चारों टर्म्स के लिए टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा। तो अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आप इनमें से किसी भी टर्म को यूज़ करके निकाल लो, वो हमेशा सेम आएगी। मैं यहाँ पे एक के लिए ट्राई कर रहा हूँ, आप डबल क्रॉस चेक करने के लिए एक बार फिर भी 2 से निकाल के देख लेना, K की वैल्यू जो है वो हमेशा सेम होगी। लेट हम पहले बार को यूज़ करके K की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले के लिए कितना है 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू K इंटू A की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, इसकी पावर कितनी आ रही है 1। B की वैल्यू कितनी है 0.1, इसकी पावर कितनी आ रही है 2। तो K किसके इक्वल आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर। अब आप इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। अब आंसर लिखते हुए हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑर्डर कितना है
3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, थर्ड ऑर्डर के जो के की यूनिट होती है वो साथ में मेंशन करोगे। हमने ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया था, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1, साथ में सेकंड इनवर्स। मोल ऑर्डर 3 है तो मोल की पावर 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -2, लीटर की पावर 2 माइनस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2, साथ में सेकंड इनवर्स। तो ये कैलकुलेशन करोगे आप और साथ में यूनिट लिखोगे, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और साथ में आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो बच्चों ये इनिशियल रेट मेथड है जिसमें कुछ बार के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, या वो डायरेक्टली स्टेटमेंट में भी कह सकता है। हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करे थे इसमें, उसमें जैसे वो किसी भी इक्वेशन के लिए ये कह देता था कि ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट इतने टाइम हो रहा है, ऑर्डर फाइंड करो, वो सेम यही मेथड था। अब देखो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड आता है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। भाई हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज़ करके भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, देखो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाई है 1/a t की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1 इक्वल टू n-1 kt। और बस हमने इसमें